हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो पहले है केवल बेसिक्स है, थ्योरी है, पहली क्लास में अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उसकी। अब उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आएंगे, क्या होगा एग्ज़ाम में, किस हिसाब से वो अप्लाई होगा, और उसमें जो डायमेंशंस हैं विमा हम निकालते हैं, वो विमा हम कैसे निकालें, कैसे वो अप्लाई होगी, किस टाइप से हमारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हम उसको किस टाइप से हैंडल करेंगे, ये सब इस क्लास में सीखेंगे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक बचता है तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो ठीक है, आप सभी का स्वागत है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दें डायमेंशन से विमा। विमा विमा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, मूलभूत भौतिक राशियां पढ़ी थी। 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, 2 है पूरक राशियां होती हैं, और बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला मूलभूत भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दूसरी है पूरक भौतिक राशि है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। और तीसरी थी हमारी व्युत्पन्न राशियां। और हमने देखा कि ये सब जो भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, मूलभूत भौतिक राशियां उनसे मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि मूलभूत भौतिक राशियां कौन कौन सी थी। तो हमने देखा था कि जो लंबाई है, लंबाई है, ठीक है, द्रव्यमान है, लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई थी, द्रव्यमान थी, तापमान था, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, धारा, विद्युत धारा था, विद्युत धारा था, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। ठीक है, और एक हाँ टाइम, ये तो सबसे मेन है, क्योंकि जिसका समय सही है उसके लिए सब कुछ सही है, तो इसको भूलना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है समय, समय ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ है। समय अगर साथ है, समय आपका अगर सही है तो सब कुछ सही है, अगर समय सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो थी। ठीक है, अब आगे हमें बात करते हैं विमा की। आगे हम बात करते हैं विमा की, कि जो विमा है वो विमा कैसे निकाले जाती है, डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशन क्या होती है, ये सब। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले विमा, परिभाषा लिखो विमा की। किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की विमा, किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूलभूत राशियों के ऊपर लगाया जाता है। मैं भी लिख देता हूं, किसी भौतिक राशि की विमा किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें मूलभूत राशियों पर, मूलभूत मूलभूत राशियों पर लगाया जाता है।
ठीक है। अब देखो, जो डायमेंशंस की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है विमा की, जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी भी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मूलभूत राशियां होती हैं, उन मूलभूत राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लंबाई, तो लंबाई को रिप्रेजेंट करनी, लंबाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, उसका जो सिंबल था, वो सिंबल क्या था हमारा, लंबाई को हमने बोला था कि क्या, एल से दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से करते हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो विमा है वो क्या होती है, एम होती है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समय की विमा क्या होती है, टाइम है, टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, टी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी राशि है, अगर कोई राशि लिखी है और उसके ऊपर घात नहीं लगाई गई है, इसका मतलब क्या माना जाता है, उसकी घात कितनी है, एक है। जैसे देखो लेंथ है, अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखें, कोई फर्क है क्या, नहीं है। मैं लंबाई लिखा है, एल लिखा है, एल की पावर 1 लिखी है, एल की घात 1 लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। इस हिसाब से द्रव्यमान है, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं। टाइम है, टाइम को हम टी से लिखते हैं। ठीक है। अब धारा है, धारा का जो मात्रक था वो क्या था, धारा का मात्रक एम्पियर। धारा को किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखते हैं। तापमान को किससे लिखते हैं, तापमान को किससे लिखते हैं, केल्विन भी होता है तापमान का मात्रक। कई बुक्स में तुम देखोगे तापमान है, तापमान को हम किससे लिखेंगे, या तो कई बार केल्विन के, और कई बुक्स में इसको क्या लिखा होता है, थीटा। तो एग्जाम में अगर तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो के लिखा हुआ होगा या थीटा लिखा हुआ होगा। मैक्सिमम बार के ही लिखा हुआ होता है, के केल्विन होता है, तापमान का मात्रक होता है, हमें मालूम है। लेकिन कई बार क्या होता है, थीटा भी लिखा होता है। वो तो ऑप्शन में जो ऑप्शन होता है फिर उसके हिसाब से हम पहचान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ऐसे नहीं है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए और एक में के दे दिया, दूसरे में थीटा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। या तो फिर आएगा तो चारों में ही थीटा आएगा, या आएगा तो चारों में ही के आएगा। वो आप ऑप्शन देख के अपने आप मालूम चल जाएगा, वो अपने आप पहचान जाओगे। और हम डीपीपी में जो क्वेश्चंस देंगे, जो डीपीपी में क्वेश्चंस करेंगे, हमें अपने असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें मैं 1-2 क्वेश्चंस में इन दोनों मात्रा को ले लूंगा, जिससे आपकी कोई क्यूरी नहीं रहेगी, जिससे हम क्या हो गए, 45। पदार्थ की मात्रा को किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसको किससे लिखते हैं, कैंडेला उसका मात्रक होता है, उसको किससे लिखते हैं, CD से लिखते हैं। ये तो हमारी हुई मोटी मोटी बात जो हमने लास्ट क्लास में, पिछली वाली क्लास में सीखी थी। तो अगर किसी ने पिछली क्लास अटेंड नहीं भी की है और अगर ये चीज़ें देख ली आपने, तो आपकी पिछली क्लास का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, पूरी की पूरी क्योरीज, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी विमा कैसे निकालते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की विमा कैसे निकालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आयतन। आयतन क्या होता है, किसी भी मान लो आपके पास कोई भी एक जैसे मान लो किसी भी टाइप की एक सिस्टम है, कोई भी एक निकाय है, उस निकाय का आयतन क्या होता है, उस निकाय का आयतन क्या होता है। हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो, लंबाई का मात्रक भी दूरी होता है कि नहीं होता है, लेंथ होता है या नहीं होता है। ठीक है, चौड़ाई भी दूरी है या नहीं है, और ऊंचाई भी दूरी है या नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी दूरियां हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, दूरियां हैं। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसका मतलब इसको एल इंटू एल इंटू एल, एल इंटू एल इंटू एल, ठीक है। और इसको एल क्यूब लिख दें तो, और इसको एल क्यूब लिख देता हूँ, सही है, बात वही है ना, ठीक है। तो हमारा जो आयतन है, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 3, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। जनरली सामान्य रूप से अगर देखोगे तुम, सामान्यतया देखोगे तुम्हें, तो आपकी जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी, जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी, जिस भी राशि की आपको विमा निकालने को बोलेगा, वो 3 की टर्म में होती है जनरली। क्योंकि और भी होती हैं जिसमें टाइम आता है, जिसमें मान लो किसी में धारा है तो धारा का मात्रक अलग है, ठीक है, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मूलभूत भौतिक राशियां हैं, वो मूलभूत भौतिक राशियां कितनी थी हमारी, मूलभूत भौतिक राशियां कितनी थी, 7 थी। ये आप 3 में ही लिख रहे हो, ठीक है। जनरली 3 के टर्म में लिखा जाता है, आप 7 भी लिख सकते हो, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है। अब जो क्वांटिटी जहां काम आएगी उसके हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी, जो क्वांटिटी जहां काम आएगी वो आगे बढ़ती रहेगी। बाकी की जनरली हम किस में, 3 में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। अब जैसे द्रव्यमान घनत्व है, अब सब के सब अपनी रफ कॉफी निकालो और द्रव्यमान घनत्व की जो विमा है वो विमा निकाल के बताओ। द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व की जो विमा है वो क्या होती है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि की विमा आपको पूछे तो सबसे पहला काम आपका है कि उस जो भी राशि पूछी है उसका सूत्र लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान घनत्व। हम जानते हैं कि द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। अर्थात ऊपर तो क्या होता है द्रव्यमान, नीचे क्या होता है आयतन, ऊपर क्या होता है द्रव्यमान, नीचे क्या होता है आयतन। और जिसको किससे लिखते हो, एम अपॉन वी से, जिसको किससे लिखते हैं हमें, एम अपॉन वी। द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन, इसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं। तो इसकी जो अभी देखा था, इसको क्या लिखोगे m1, और नीचे क्या लिखोगे एल क्यूब, क्योंकि आयतन की जो विमा थी अभी हमने निकाली थी वो कितनी थी, एल क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हुई, m1 L-3 और T0। अब देखो इस 3 को L की पावर 3 है, L की पावर 3 है, इस क्वांटिटी को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा L की पावर -3। तो द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व की विमा क्या हुई, m1 L-3 T0, ठीक है। इसी हिसाब से चाल या वेग, चाल या वेग, चाल या वेग का, चाल या वेग की जो विमा है वो क्या होती है, चाल या वेग की जो विमा है वो क्या होती है, वो हम निकालें तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो दूरी को किससे लिखते हो आप, दूरी को किससे लिखते हो एल से, और समय को किससे लिखते हो टी से, टी की पावर 1। तो इसका जो विमीय सूत्र है इसका क्या हुआ, एम की पावर 0 L1 T-1। ये याद रखना है आपको दोस्तों, बहुत जगह ये काम आएगा। अब देखो हम उस लेवल पर हैं कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम उस लेवल पर हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो ऐसे नहीं है कि हम बच्चों के जैसे कि एग्जाम में हम इसको निकाल लेंगे, नहीं। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जैसे आपने पढ़ ली वो तुरंत क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने आपके क्वेश्चन ने पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें आपके तुरंत डायरेक्टली क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि आप उस लेवल पर हैं, उस लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप थोड़े दिन बाद में स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे
तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि निकालने को निकाल सकते हैं, सबको आता है, लेकिन टाइम बाउंडेशन। एग्जाम 3 घंटे का होता है, 3 घंटे के अंदर हमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, सही करने हैं। प्रेशर आ जाता है अगर हम वहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ को निकालते हैं तो एग्ज़ाम पास करने के लिए ऐसा नहीं कि हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर रखें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, वो मैं बताता रहूँगा। एक मतलब जब आप मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है और कौन सी चीज़ याद नहीं रखनी है। और याद रखने का मतलब रटना नहीं है, याद रखने का मतलब रटना नहीं है, वो चीज़ समझनी है। जैसे ही आपको बोले चाल, चाल बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होता है, ऊपर दूरी अपॉन समय, तो दूरी L1 t-1, नीचे है, नीचे ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। ठीक है, आगे चलो। त्वरण, आगे हम बात करें तो त्वरण का वी में सूत्र क्या होता है। कोई बोले कि त्वरण की जो विमा है वो क्या होती है, त्वरण क्या होता है, चाल अपॉन समय। त्वरण है, त्वरण की जो विमा है वो क्या होती है, चाल अपॉन समय। और चाल का अभी निकाला था हमने, चाल क्या था, m0 L1 t-1, और नीचे क्या t1 है। तो इसका जो फॉर्मूला है, वी में सूत्र है या जो विमा है वो क्या हुई, m0 L1 t-2। ठीक है, त्वरण का जो वी में सूत्र क्या हुआ, m0 L1 t-2। ठीक है, आगे बल, इंपॉर्टेंट बल। अब देखो, बल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। और बल एम इंटू ए का मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखो द्रव्यमान क्या है, m1 है, द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, m1 है। त्वरण का अभी हमने निकाला, त्वरण का अभी हमने निकाला, तो यहाँ पर क्या था, m0, या फिर इसको मत लिखो। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, L1 t-2। ठीक है, m1 है, तो इसका टोटल जो v में सूत्र है बल का वो क्या हो गया, m1 L1 t-2। अब जो फोर्स है आपका, जो बल है, बल का जो v में सूत्र है वो क्या होता है, ये होता है, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे, ये आगे बहुत काम आएगा दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखो, संवेग, संवेग का अब तो आप समझ गए होंगे कि वी में सूत्र कैसे निकालते हैं। संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान क्या है, m1। ठीक है, इंटू वेग का v में सूत्र L1 t-1, अभी हमने निकाला। तो संवेग का जो v में सूत्र है वो क्या हुआ, m1 L1 t-1। ठीक है, ये हुआ हमारा संवेग का। अब आगे निकालो इंपॉर्टेंट, कार्य और ऊर्जा। देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों का v में सूत्र क्या होता है, समान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य का जो मात्रक है वो भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। तो हम कार्य और ऊर्जा की अगर विमा निकालें, हमें कार्य और ऊर्जा की अगर विमा निकालें तो उनकी दोनों की क्या आएगी, समान आएगी। और कोई बता सकता है कार्य क्या होता है, कोई बता सकता है कि कार्य का जो विमा है वो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कार्य क्या होता है, हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो एक बात बताओ, ये बल है कि नहीं है, विस्थापन मतलब दूरी,
विस्थापन है, विस्थापन को किस में मेजर करेंगे? हम दूरी में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स का फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, फोर्स की जो डायमेंशन है वो अभी निकाली थी, m1 है, क्या होती है बता दो जल्दी से, देखें m1 है L1 है T-2। बल की जो v में फॉर्मूला था, v में सूत्र है वो क्या होता है m1 L1 T-2, F इक्वल टू m इंटू ए, और a का क्या होता है त्वरण का L1 T-2 इंटू L1 तो जो टोटल जो हमारी डायमेंशन है, टोटल जो विमा है बल कार्य और ऊर्जा की, वो क्या होगी m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 हमारी कार्य और ऊर्जा है उसकी विमा हुई, कार्य और ऊर्जा है उसकी विमा हुई। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी जनरली। कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत आगे रेगुलर यूज में आएंगे, उनकी विमाएं मैं निकलवा देता हूँ, क्योंकि विमा निकालोगे तो उसके साथ साथ आपके तो क्या होगा, एक तो विमा निकालना आ गया, दूसरा उनके फॉर्मूले रिमाइंड हो जाएंगे। जैसे मैं साथ साथ फॉर्मूले बता रहा हूँ तो फॉर्मूले रिमाइंड हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपने नोट्स में बाकायदा इनको अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब दाब और प्रतिबल, देखो दाब और प्रतिबल, अब एक बार आप अगर देखो, मैं इतना सिंपल काम कर रहा हूं आपके लिए कि जैसे मान लो कोई बोले कि दाब का वी में सूत्र क्या होगा, कोई बोले कि प्रतिबल का वी में सूत्र क्या होता है। अगर तुम सोचो कि प्रतिबल का सूत्र आपके याद नहीं आता है, अगर तुम सोचो प्रतिबल का सूत्र आपके याद नहीं आता है, दाब का तो सबके रहता है। दाब का जो फॉर्मूला है, दाब का जो सूत्र है, वो तो लगभग सबके याद रहता है। तो आप इनको एक साथ पढ़ोगे, आप इनको एक साथ पढ़ोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इन दोनों की विमाएं सेम थी। तो मान लो आप प्रतिबल भूल भी गए तो लेकिन आपके याद रहेगा दाब और प्रतिबल क्या था, हम साथ साथ पढ़े थे। दाब और प्रतिबल को हमने साथ साथ पढ़ा था, इसका मतलब उन दोनों का जो वी में सूत्र है वो क्या होता है, समान होता है। तो इस टाइप से आपकी चीजें याद आ जाएंगी। दाब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दाब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दाब, वैसे अगर दाब की परिभाषा कोई पूछे तो क्या बोलते हो तुम, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये आप इस पेन को प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, आप इस पेन को प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसके ऊपर, आप फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर से इसके ऊपर, तो बल लगा रहे हैं इसके ऊपर। इसका जो एरिया है, इसका जो ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया जितने क्षेत्रफल पर टिका हुआ है उस सब पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर हम उस बल को इस क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, हम इस बल को इस क्षेत्रफल से भाग दे दें, तो हमारा जो क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, दाब आती है। अब निकल लिख लो, बल का वी लिखा था हमने, बल का वी में सूत्र क्या होता है, अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार हमने लिख लिया, इतनी बार अगर आपने लिख लिया तो याद हो गया होगा आपके। ठीक है, क्या होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक है, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L की पावर 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ m1 L, देखो ऊपर L की पावर 1 है, नीचे L की पावर 2 है, ऊपर जाएंगी -2 होगी कि नहीं होगी, L की पावर ऊपर जाएगी -2 होगी या नहीं होगी, -2 है और ऊपर 1 है तो कितना बच गया, -1 बच गई। ये तो आपका, और प्रतिबल का जो V में सूत्र है वो क्या हुआ हमारा, m1 L-1 T-2। ठीक है, अब क्या आती है शक्ति, अब क्या आती है शक्ति। अब शक्ति का कोई सूत्र बता सकता है क्या, पावर जिसको तुम बोलते हो, शक्ति का सूत्र बता सकता है क्या, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। अगर तुम्हें याद हो, तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ऊपर तो क्या आ गया कार्य, नीचे क्या आ गया दर, मतलब कार्य अपॉन समय। दर का मतलब क्या है, हम बात करते हैं
कार्य करने की दर है, इसका मतलब है अगर तुम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, dw/dt। इसका मतलब ये क्या है, कार्य, ये क्या है, समय। तो कार्य अपॉन समय ही हमारी क्या होती है, शक्ति होती है। तो ले लो, लिख दो, ठीक है। जो कार्य का जो फॉर्मूला है, कार्य अपॉन समय, ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला अब ही आपने देखा था, कार्य का जो वी में सूत्र था अभी आपने देखा था, बल गुणा विस्थापन। तो बल का क्या होता है, m1 L1 t-2 इंटू विस्थापन का क्या होता है, L1 है, ठीक है। और समय का क्या होता है, t⁻1 है। इसका टोटल लिख दो, m1 L⁻2 t⁻2, लेकिन एक नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगी तो एक और हो जाएगी माइनस में, तो कितना हो गया टोटल, -3। तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t-3, m1 L2 m1 L2 t-3, ये हमारी क्या होगी, कार्य और शक्ति की जो विमा है ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आवेग। आवेग, एक तो पढ़ा आपने संवेग, एक क्या होता है, आवेग। ये देखो भौतिक राशियां, ये सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, क्योंकि देखो हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी किससे जनरेट हो रही हैं, किससे मिलकर बनी हुई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं। तो आवेग क्या होता है, बल गुणा बल इंटू समय। आवेग क्या होता है, बल गुणा समय, बल गुणा समय। बल का हम जानते हैं, समय का हम जानते हैं, तो आवेग का आ गया, नहीं आ गया, ठीक है ना दोस्तों। देखो ये जो सारी चीजें करवा रहा हूं मैं, इनका मकसद केवल इतना सा है कि आपके फॉर्मूले याद हो जाएं, आपके फॉर्मूले याद हो जाएं। और मैं एक पेज आपको लिख कर दूंगा, एक पेज आपको लिख कर दूंगा, उसमें सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी उसको डिस्टिंग्विश करके दूंगा। एक पेज में सारी क्वांटिटी लिख के दूंगा, जिसमें कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे काम आती हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, उन आ सकने वाली क्वांटिटीज की किन किन की विमा समान होती है, वो सारी मैं लिख के दूंगा, जिससे डिस्टिंग तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और जो डीपीपी और जो क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, 99% चांस ये होगा कि क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा। 99% है यही चांस, 1% डिफरेंट आ सकता है, लेकिन डिफरेंट आएगा तो कैसा आएगा, उन्हीं से रिलेटेड आएगा जो हमें कर लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ाई की बात है या फिर ऐसे है, तुम खुद महसूस करोगे जब पेपर दोगे जब, ठीक है। क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला है, जो पेपर सेटर होता है, एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर कुछ नहीं करता, एग्जामिनर केवल उन चीजों को उठाता है जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम सब्जेक्ट को अगर बहुत गहराई से पढ़ते हैं, और अगर हम सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, तो अपने आप मालूम चल जाता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी आ सकती है, किस में क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज़ में क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो अपने आप तुम भी सीख जाओगे, ठीक है। जब आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको पढ़ते हैं तो हमें खुद अंदर से फीलिंग आती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें ये ट्रिक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़े तो हम इसको नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें आप भी सीख जाते हैं अपने आप, वो फीलिंग आती है, वो ऐसी चीज़ें ही एग्जाम में आती है, ठीक है। बल का वी में सूत्र क्या होता है, F=ma। वो देखो, मैं तब बोल रहा था कि इसको याद रखना, मैं तभी बोला था कि बल का जो विमीय सूत्र है वो क्या होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि देखो कितनी बार काम में आ गया, ठीक है ना। m1 L1 t-1, क्योंकि देखो t⁻2 और t⁻1 कितनी बच गई, -1 बच गई, तो m1 L1 t-1 आवेग का हो गया। कोणीय वेग और आवृत्ति, कोणीय वेग और आवृत्ति, सबसे पहले तो हमें देखो कोणीय वेग,
कोणीय वेग को तुम W से लिखते हो, ओमेगा से लिखते हो कि नहीं लिखते हो? कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हो या नहीं लिखते हो? और कोणीय वेग क्या होता है? वेग अपॉन त्रिज्या, वेग अपॉन त्रिज्या, या फिर जिसको तुम क्या लिखते हो? V अपॉन आर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा होगा कि V इक्वल टू आर ओमेगा, ये पढ़ा होगा आपने, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो ओमेगा का फॉर्मूला अगर ये, ओमेगा का फॉर्मूला अगर ये है तो ओमेगा इक्वल टू V अपॉन आर है। और V की जो वीमा है वो क्या होती है? वेग है। V वेग है, चाल है, ठीक है। V की वीमा क्या होती है? m0 L1 t माइनस 1 है, और नीचे क्या त्रिज्या है? L1 है, ठीक है। देखो L की पावर 1, नीचे भी L की पावर 1, कैंसिल होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो ये क्या हुआ? m की पावर 0 L की पावर 0 t माइनस 1, m की पावर 0 L की पावर 0 t माइनस 1 आवृत्ति, आवृत्ति जिसको तुम एप से भी लिखते हो, न्यू से भी लिखते हो, वो क्या होता है? 1 अपॉन समय, 1 अपॉन समय, तो 1 अपॉन टी। तो ये क्या हो गया? m की पावर 0 L की पावर 0 t माइनस 1। पेन से क्यों नहीं चल रहा आज? m की पावर 0 L की पावर 0 t माइनस 1 आवृत्ति का फॉर्मूला वागने में। तो देखो तुमने देखा कि कोणीय वेग और आवृत्ति, कोणीय वेग और आवृत्ति दोनों का सेम डायमेंशन है, दोनों की सेम विमा है। अब कोई बोले कोणीय त्वरण, कोणीय वेग हमने देख लिया, ठीक है। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, सिंपल त्वरण क्या होता है? जिसको तुम ए से लिखते हो, सिंपल जो त्वरण है वो क्या होता है? तुम ए से लिखते हो उसको। तो कोणीय त्वरण को तुम किससे लिखते हो? कोणीय त्वरण को हम लिखते हैं एल्फा से। कोणीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं? एल्फा से, 11वीं क्लास में हमने सीखा था, ठीक है। एल्फा क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जैसे त्वरण है, सिंपल त्वरण है, वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो उसी हिसाब से कोणीय त्वरण होगा, क्योंकि वेग ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है। वेग है कोई रेखीय गति या रेखीय गति के लिए है, और कोणीय त्वरण या कोणीय वेग है वो क्या है? घूर्णन गति के लिए। कोणीय वेग या कोणीय त्वरण है वो क्या है? घूर्णन गति के लिए है, और वो क्या होता है? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। और अभी देखा था हमने, इसका मात्रक क्या होता है? टी माइनस 1, इसका क्या होगा? T1। तो देखो T-1 और नीचे क्या है? T1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कोणीय त्वरण की जो विमा है वो क्या हुई? m0 L0 T-2। एग्जाम में ध्यान रखना, ये गलतियां होंगी, करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, मालूम है मुझे, फिर बाद में आके देखते हैं कि ये गलती कैसे हो गई। अब तुम जल्दी जल्दी में, वहां क्या होता है? प्रेशर होता है एग्जाम का, वहां एग्जाम का प्रेशर होता है। T-1 है, T1 है, T-1 है, T1 है, इसको काट देते हैं, जो ये क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि -1 है, नीचे 1। सब जानते हैं, सिंपल चीज है, ठीक है ना? इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है। एग्जाम हॉल में जब हम बैठे हुए थे, एग्जाम का प्रेशर होता है, और हम इस -1 और 1 की ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी 1 है, कह दिए 0 आ गई पावर। जबकि ऐसा नहीं है, ऊपर -1 है, नीचे +1 है, +1 वाली ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? m0 L0 T-2। ये हमारा क्या हुआ? कोणीय त्वरण हुआ, ठीक है। अब बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? सब जानते हो, बल आघूर्ण, बल गुणा, बल गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्रॉस आर या एफ क्रॉस डी, और जिसको तुम डी साइन थीटा से लिखते हो। लंबवत दूरी भी लिख सकते हो इसको, बल गुणा लंबवत दूरी। कोई बता सकता है बल आघूर्ण का काम आता है? जैसे
सीधी रेखा में गति होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, रेखीय गति होती है। रेखीय गति में एक बल काम आता है, उसी प्रकार से घूमने वाली गति में, घूर्णन गति में क्या काम आता है? बलाघूर्ण काम आता है, बलाघूर्ण काम आता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बलाघूर्ण का एग्जाम्पल हम रोज काम में लेते हैं। कहाँ पर? हमारा जो गेट होता है, हमारा जो गेट होता है, गेट को हम बाहर खोलते हैं और बंद करते हैं, गेट को खोलते और बंद करते हैं, तो वहां पर हम बल लगा रहे होते हैं क्या? नहीं, हम बल आघूर्ण काम आता है, वहां पर बल आघूर्ण लगाते हैं। बल आघूर्ण कैसे? देखो, जो एक रेखा है जिसके एक सीधी रेखा, एक परपेंडिकुलर सॉरी, एक एक्सिस होती है, एक स्टेबल एक्सिस होती है जिसके अराउंड हमारा गेट घूमता है। ठीक है, नहीं है? ठीक है, तो आप देखते हो कि उसका जो अत्ता है, जो गेट का जो हैंडल है, गेट का हैंडल जस्ट उस गेट के बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। गेट या इस मान लो ये एक्सिस है, इसके अराउंड गेट घूम रहा है, तो उसका जो हैंडल है वो लास्ट में लगा होता है, गेट के लास्ट में लगा हुआ होता है। उसका रीजन क्या है? इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि बल इंटू लंबवत दूरी वो क्या होता है? बलागुण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है ना? क्योंकि बल आघूर्ण है, उसको घुमाने के लिए जितना आघूर्ण चाहिए वो तो फिक्स है, उसका अमाउंट तो फिक्स है। तो अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो ये कम होगी, और अगर ये ज्यादा है तो हम ये कम होगी। तो तुम सोचो कि तुम एक कैसा सिस्टम बनाने का काम करोगे? हम एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें कम से कम बल लगे, कम से कम कार्य हमें करना पड़े, कम से कम एनर्जी हमारी काम में आए। तो अगर बल कम लगाना है आपको, अगर आपको फोर्स कम लगाना है, तो आपको क्या करना होगा? दूरी को बढ़ाना होगा, दूरी को बढ़ाना होगा। इसी वजह से हम देखो, वो जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है और ये हैंडल है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी, इसके बीच की लंबवत दूरी है, जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सकती है हम रखते हैं, जितनी ज्यादा संभव है हम रखते हैं। क्योंकि अगर तुमने कई बार महसूस किया होगा कि गेट को हम जस्ट जो ये एक्सिस है इसके पास से अगर फोर्स लगा के बंद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा बल हमें लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा बल हमें लगाना पड़ता है। तो ये बलागुण का काम है, बलागुण का यूज है। तो बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बोल दो, दूरी बोल दो, एक ही बात है। तो बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2, अब तो याद हो ही गई होगी, इंटू L1। तो क्या हुआ? बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो, सॉरी, विमा है, वो क्या हुई? m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। ठीक है, अब निकाल दो तुम जड़त्व आघूर्ण, अब तुम निकाल दो जड़त्व आघूर्ण। मैं जितनी देर में थोड़ा सा चाय पी लूं। हेलो। तो आप दो विमा निकाल दो इतनी देर में। बलागुण के आगे लिखो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और प्रतिबल, स्ट्रेस। कोणीय संवेग की और प्रतिबल की विमा निकाल दो जैसे जल्दी से।
लिखो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला सबको मालूम है, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा या एम वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको खोलोगे तो एम वी आर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो साइन थीटा वाली टर्म है, ये जो साइन थीटा वाली टर्म है, इसका हम वी में सूत्र क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, अभी मैं लिखवाऊंगा आगे, अभी मैं लिखवाऊंगा आगे कि क्या होता है। साइन थीटा है ये एक पर्टिकुलरली कांस्टेंट वैल्यू देता है कि नहीं देता है, जैसे साइन 30 है, साइन 45 है, चाहे साइन 90 है, साइन 0 है, साइन 50 है, 60 है, जो भी एक वैल्यू देता है कि नहीं देता है, एक रियल नंबर देता है कि नहीं देता है। इस वजह से इसकी कोई विमा नहीं होता है, ये विमाहीन होती है इसकी राशि। ठीक है, तो देखो एम वी आर, एम की क्या होगी, एम की पावर 1, और एल की क्या, सॉरी वी की क्या होगी, L1 है t माइनस 1 इंटू L1, सही है कि नहीं है। तो आपकी जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग का जो v में सूत्र है वो क्या हुआ, m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 1। ठीक है, अब क्या स्ट्रेस प्रतिबल, स्ट्रेस प्रतिबल, प्रतिबल का जो फॉर्मूला है 11वीं क्लास में आपने सीखा, प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, सही है कि नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रतिबल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की तुम जानते हो क्या होती है, m1 L1 t माइनस 2, एरिया की क्या होती है, L2। अब मैं थोड़ा सा ये जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर लिए। अब m1 L माइनस 1 t माइनस 2, m1 L माइनस 1 t माइनस 2। आपको याद आ रहा हो, आपको याद आ रहा हो तो जब हमने बल, बल का जो विमीय सूत्र है वो भी यही आता है, उस टाइम भी लिखा था हमने कि बल और प्रतिबल, बल और प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। अब नेक्स्ट लिखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उससे पहले लिखो विकृति, उससे पहले लिखो विकृति, क्योंकि उसमें ये काम आएगी। विकृति स्ट्रेन, विकृति को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। और विकृति क्या होती है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जो विकृति आ जाए, परिवर्तन हो जाए, किसी भी चीज में परिवर्तन हो जाए, वही हमारी क्या होती है, विकृति होती है। तो विकृति का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, विकृति का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो अब देखो ये क्या हुआ, अरे आज ये रबड़ी, ये पेन ही दिक्कत कर रहा है आज क्या दांत। तो इसका क्या होगा L1 और इसका भी क्या होगा L1। भाई लंबाई में परिवर्तन भी तो एक दूरी होगी कि नहीं होगी, और नीचे दूरी है तो दूरी हुई नहीं हुई। तो इसके जो जो ये विमा, इसकी जो विमा है, इसकी जो विमा है वो क्या होगी, इसकी जो विमा है वो क्या होगी, m0 L0 T0। होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, क्योंकि L है, नीचे भी L है, दोनों कैंसिल होगी कि नहीं होगी। तो आप देख रहे हो विकृति एक विमाहीन राशि है कि नहीं है, विकृति एक विमाहीन राशि है या नहीं है, सही बात है कि नहीं है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि। मैं एक लिस्ट बना के दूंगा कौन कौन सी राशियां हैं वो विमाहीन होती हैं, कौन कौन सी राशियां विमाहीन होती हैं, कौन कौन सी राशियों की विमाएं समान होती हैं। उनको एक बार आप नज़र आंखों में से निकाल लेना, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, अब लिखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अब लिखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा है तुमने, इसको वाई से लिखते हैं, हमें वाई से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल अपॉन, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। और प्रतिबल का जो विमीय सूत्र है, प्रतिबल का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है,
सबको मालूम है, प्रतिबल का अभी निकाला था हमने, जल्दी से बता दो जैसे। ठीक है, M1 L-1 T-2 होता है कि नहीं होता है? M1 L-1 T-2 होता है कि नहीं होता है? और नीचे विमाहीन है विकृति, सही है कि नहीं है? सही लिखा है क्या ये? M1 L-1 T-2 और नीचे विमाहीन है। तो ये भी मालूम चल गया आपको, ये भी मालूम चल गया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसकी विमा और प्रतिबल की विमा भी समान होती, सही है कि नहीं है? तो ये हो गया M1 L-1 और T-2, M1 L-1 और T-2। अब लिखो पृष्ठ तनाव। जितने फॉर्मूले आपके काम आएंगे फिजिक्स में, जो तुम फॉर्मूले, इसको किससे लिखते हैं? हमें इसको टी से लिखते हैं, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्येकांक लंबाई पर जो फोर्स लगता है, प्रत्येकांक लंबाई पर जो बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। जितने फॉर्मूले काम आएंगे उन सब फॉर्मूले की विमाएं हम लिख रहे हैं, जिससे इसका मकसद ये नहीं है कि तुम्हें विमा, इससे देखो दो फायदे होंगे आपके, एक विमा निकालना भी आएगा और दूसरा फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बल्कि अभी देखी थी हमने, क्या होती है? M1 L-1 T-2 और नीचे क्या है? L1 है। तो पृष्ठ तनाव की जो विमा है वो क्या हुई? M1 कैंसिल होगी कि नहीं होगी? L⁻0 T⁻²। ठीक है। अब आवेश, विद्युत आवेश, जिसको किससे लिखते हो तुम? Q से लिखते हैं। जिसको आवेश को किससे लिखते हैं हम? Q से लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती, क्योंकि ये अब तक जो काम कर रहे थे वो तो सारे के सारे क्या है, हम जनरली फॉर्मूले हम जानते हैं, उनको इधर उधर करना हम जानते हैं। हालांकि ये भी जानते हैं, ये जो फॉर्मूले हम निकालेंगे वो भी हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें हमारी जनरल लाइफ में या फिर हमारी जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, उनमें कम यूज में आते हैं। देखो, धारा क्या होती है? धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या हमारा विद्युत आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूलभूत राशि है? नहीं है। विद्युत धारा हमारा मूलभूत राशि, विद्युत धारा है वो मूलभूत राशि है, नहीं है? सही है। तो आवेश को हमें मूलभूत राशियों की फॉर्म में लिखना है। आवेश को हमें जो मूलभूत राशियां हैं उन मूलभूत राशियों के रूप में लिखना है, उसकी फॉर्म में लिखना है हमें। तो Q इक्वल टू, यहाँ से Q इक्वल टू हम इसको A इंटू टी बोल दें कि नहीं बोल दें? धारा इंटू समय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हमें आवेश को धारा इंटू समय बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? आवेश को रख लो, टाइम को इधर भेज दो। और हम जानते हैं M0 L0 T1 और A1। तो इसका मतलब जो आवेश है, इसका मतलब जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश की जो विमा है, विद्युत आवेश की जो विमा है वो क्या हुई? M0 L0 T1 A1। ए मतलब एम्पियर, विद्युत धारा। ठीक है। अब देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई क्वांटिटी? हम पहले देख रहे थे इन तीन की टर्म में, M L और T की टर्म में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन तीन से काम चला नहीं, यहाँ पर इन तीन से काम चला नहीं, तो एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दी, एक क्वांटिटी को और ऐड कर दी। ठीक है। अब विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब तक जो फॉर्मूले थे वो 11वीं क्लास के फॉर्मूले थे, अब हम 12वीं क्लास के फॉर्मूले में आ गए। अब हमें 12वीं क्लास के फॉर्मूलों में आ गए। ठीक है। वो क्या होगा? विद्युत विभव क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। और उसका हमने वी में सूत्र लिखा था, इसका क्या था? A1 T1। तो विद्युत विभव का क्या हुआ? M1 L2 T-3 A-1। हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व कर लो इसको। M1 है, L2 है, T ऊपर जाएगा माइनस होगा तो एक बढ़ गया, 3 पावर हो गई, A ऊपर गया -1 हो गया। ये विद्युत विभव का प्रतिरोध। आपने सोचा नहीं होगा कि हम प्रतिरोध की भी विमा निकालेंगे।
आपने नहीं सोचा होगा कि हम प्रतिरोध की भी विमा निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध की कैसे निकालोगे? सब जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सब जानते हैं ना V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आई। R इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन आई। और देखो विद्युत विभव अभी निकाला है हमने, विद्युत विभव अभी निकाला है हमने, तो लिख दो M1 L2 T-3 A-1 अपॉन में क्या है, धारा I। और धारा क्या होता है, आवेश, सॉरी, धारा को किससे लिख दोगे, ए से लिख देंगे हम, ए से लिख देंगे हम। तो ये क्या हो गया, ऊपर जाके -2 होगी कि नहीं होगी, पावर है। तो इसका जो वी में सूत्र है वो क्या हुआ, M1 L2 T-3 A-2, M1 L2 T-3 और A-2। ये प्रतिरोध का वी में सूत्र, ये प्रतिरोध का वी में सूत्र है। रटना नहीं है इसको, इस फॉर्मूलों को रटना नहीं है, ऐसे नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतने फॉर्मूले लिखा दिए इन सबको रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, केवल तुम्हें समझना है। हाँ, मेरा ये मकसद ये है इतने फॉर्मूले लिखवाने का कि हमारे जो काम आएंगे वो फॉर्मूले याद हो जाएं। दूसरी बात, तुम्हें ऐसा लगे कि रियली में ये इजी चीज, रियली के अंदर ये एक बहुत इजी चीज है, इसको हम बहुत कम टाइम में, मतलब लगभग 20 से 30 सेकंड में एग्जाम में भी निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो हमें। ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो धारिता, नेक्स्ट लिखो धारिता। धारिता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सब जानते हैं। धारिता को सी से लिखते हैं, धारिता को हमें सी से लिखते हैं। इसको क्या होता है, Q अपॉन वी। धारिता को Q अपॉन वी लिखते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है कि नहीं होता। जो भी कैपेसिटर है, जो भी संधारित्र है, संधारित्र की धारिता, धारिता क्या होता है, धारिता को बात देखो तुम्हें, तो धारिता का मतलब है कि आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करें, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करें, विद्युत विभव को बढ़ाते और घटाते हैं, तो उसके आवेश कितना कम ज़्यादा होता है, वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है, धारण करने की क्षमता होती है। जैसे हमारी तो धारिता होती है कि कौन कितनी रोटी धारण करता है, कौन कितनी रोटी ले खाता है। ठीक है, वो एक धारिता है, सबकी अलग अलग है, कोई 2 3 4 5 6 7 8 तक जा सकती है, एक नहीं है। तो ये एक सिंपल चीज है कि धारिता क्या है, आवेश को धारण करने की क्षमता। अब Q की विमा तुम जानते हो, V की तुम जानते हो, लिख दो। Q की तो क्या होती है, Q की तो क्या, A × T। और V की क्या होती है, V की विमा अभी निकाली हमने, V की क्या होती है, M1 L2 A-1 और T-3 थी क्या, शायद यही थी। ठीक है, तो अब देखो M-1 हुई कि नहीं हुई, L की पावर -2 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब ये T और ये A होगा कि नहीं होगा, ऊपर जाके प्लस हो गया, T ऊपर जाके प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो T की पावर 4 होगी कि नहीं होगी। शायद ये सही है, नहीं ये -1 और ये +1, ये 2 हो गया, सॉरी ये 2 होगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, धारिता है। ठीक है, अब कुछ नियतांक हैं, अब कुछ नियतांक हैं, उस नियतांकों की विमा हम निकालेंगे। और वो विमा शायद हमें, जैसे कि जो नियतांक है उन नियतांकों की विमा हमें अगली क्लास में निकालेंगे। और अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, अगली क्लास में बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो और पढ़ेंगे। और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है। बोलो।